हेलो डियर ऑल एस्पिरेंट्स, वेरी बॉर्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। देखिए दोस्तों, हमने अभी तक 7 चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा 8 चैप्टर है जो कि लास्ट चैप्टर रहेगा एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर का। तो जो लास्ट चैप्टर है उस चैप्टर का नाम हमने क्या रखा है, होमर। आज हम बात होमर के बारे में करेंगे। तो होमर कौन था, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि होमर जो था वो एक अंधा कवि था, अंधा व्यक्ति था, ठीक है। लेकिन चलिए आज हम बात करते हैं होमर के बारे में। तो होमर के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो होमर की जो पोएट हैं, होमर जो रहे हैं वो प्रोबेबली बिटवीन 12th से 8th सेंचुरी बीसी तक रहे हैं। और अगर हम होमर की बात करें तो होमर इज बेस्ट नोन एज द ऑथर ऑफ इलियड एंड ओडिसी। इलियड और ओडिसी के लिए होमर को बेस्ट नॉन ऑथर माना जाता है। मतलब होमर जो है उनको क्या माना जाता है, इलियड और ओडिसी का बेस्ट ऑथर माना गया है। होमर की जो रचनाएं हैं, वर्क्स हैं, वो इलियड और ओडिसी हैं जो कि बेस्ट है उनकी। आगे बताया गया, ही वॉज बिलीव्ड बाय द एंशिएंट ग्रीक टू हैव बीन द फर्स्ट एंड ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द एपिक पोएट्स। अब उनको क्या माना जाता है, जो प्राचीन यूनानी रहे हैं, एंशिएंट ग्रीक के लोग रहे हैं, उनको क्या मानते हैं, उनको मानते हैं वो फर्स्ट एंड ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द एपिक पोएट्स। उन सभी महाकाव्य कवियों में से उन सभी महाकाव्य कवियों में वो एक महान कवि मानते हैं। उसको क्या मानते हैं, महान कवि मानते हैं। ऑथर ऑफ द फर्स्ट नोन लिटरेचर ऑफ, यहां ये पीएफ नहीं है गाइस, यहां ऑफ है। ऑथर ऑफ द फर्स्ट नोन लिटरेचर ऑफ यूरोप। अब यूरोप का जो पहला ज्ञात साहित्य है उसका ऑथर माना जाता है। ही इज सेंट्रल टू द वेस्टर्न कैनन, और उन्हें वेस्टर्न कैनन का एक क्या सेंट्रल, मतलब सेंट्रल कवि भी माना जाता है, केंद्रीय कवि भी माना जाता है। तो बात क्या हो रही है, सबसे पहले होमर की अगर हम बात करें तो ये प्रोबेबली कब से हैं, 12 से लेके 8 सेंचुरी बीसी तक हैं। ये इलियड और ओडिसी के बेस्ट नोन ऑथर हैं। और इन्हें जो प्राचीन यूनानी रहे हैं, प्राचीन यूनानी इनको क्या मानते हैं, ग्रेटेस्ट, मतलब उन सभी महाकाव्य कवियों में से एक महाकाव्य कवि मानते हैं जो कि उन सभी में से महानतम रहे। ऑथर ऑफ द फर्स्ट नॉन लिटरेचर ऑफ यूरोप। यूरोप का जो फर्स्ट ज्ञात साहित्य के बारे में बात हो रही है उसका ऑथर उन्हें माना जाता है। और क्या मानते हैं, और वेस्टर्न कैनन का सेंट्रल पॉइंट माना जाता है। सेंट्रल पॉइंट मीन्स टू से केंद्रीय कवि मानते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ होमर टू द एंशिएंट ग्रीक्स। जो प्राचीन के यूनानी है उनके लिए वो इंपॉर्टेंस, अब होमर की इंपॉर्टेंस क्या है, इज डिस्क्राइब की गई है इन प्लाटोज रिपब्लिक। प्लाटो के रिपब्लिक में उनके क्या डिस्क्राइब की गई है इंपॉर्टेंस, विच पोर्ट्रेज हिम, जो कि उनको चित्रित करती है द फर्स्ट टीचर। चित्रित कैसे करती है, एक पहला शिक्षक के रूप में, ऑफ ट्रेजेडी, किसके, ट्रेजेडी के, एंड लीडर ऑफ ग्रीक कल्चर, और ग्रीक कल्चर के लीडर के रूप में, है ना, जो ग्रीक संस्कृति है उसके लीडर के रूप में क्या करते हैं, वो चित्रित करते हैं, बताते हैं उनके बारे में। द सटायरिस्ट ल्यूशियन इन हिज। अब जो सटायरिस्ट ल्यूशियन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। सटायरिस्ट ल्यूशियन जो है उनकी एक वर्क के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ट्रू हिस्ट्री। अगर हम सटायरिस्ट ल्यूशियन के बारे में बात करें तो उनका एक वर्क है ट्रू हिस्ट्री, उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया गया है उसके बारे में। अब उनको क्या माना गया है, एज बेबीलोनियन एंड कॉल्ड ट्रिग्रानोस, मतलब बेबीनोस वासी उनको माना गया है, जिनको क्या बोलते हैं, ट्रिग्रानोस बोलते हैं। हु अज्यूम्ड द नेम होमर व्हेन टेकन हॉस्टेज, है ना। और जब उनको हॉस्टेज कर लिया जाता था, ठीक है, तो उनका नाम क्या बता देते थे, वो होमर बता देते थे। मतलब सटायरिस्ट ल्यूशियन ने बताया है कि उनका एक जो वर्क है ट्रू हिस्ट्री, उसमें जैसे आपने देखा होगा जनरली जेल में कैदी चले जाते हैं, है ना, तो उनको हम बोल देते ना कैदी। वैसे ही यहाँ पे भी अज्यूम किया गया है कि जिन लोगों को हॉस्टेज कर लेते थे वो, ठीक है, किसमें, बेबीलोनियन वासी जो रहते थे वहां पे, जिनको ट्रिग्रानोस बोला जाता था, उनको क्या नाम दिया जाता था, होमर दिया जाता था। मतलब जिनको वो हॉस्टेज बना के रखते थे उनको क्या बोल देते थे, होमर बोल देते। ऐसा किसने बताया, ल्यूशियन ने बताया है। लेकिन यहाँ पे होमर वो नहीं है ना, यहाँ पे वो होमर वो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब होमर की एक हमारे पास में क्या दी गई है, एक वर्क दिया गया है, एक पोयम दी गई है, ओडिसी। अब अगर हम ओडिसी के बारे में बात करें,
द पोएम मेनली फोकसेस ऑन द ग्रीक हीरो, है ना। अब ये जो पोएम आपको ओडिसी दी गई है, ये किसके बारे में बात कर रही है, किस पर फोकस कर रही है, ग्रीक हीरो पर फोकस कर रही है भाई। और ग्रीक हीरो कौन सा है, ओडिसिस। अब ओडिसिस कौन है, नॉन एज यूलिसिस इन रोमन मिथ। रोमन मिथ में उसको क्या किसके नाम से जाना जाता है, यूलिसिस के नाम से जाना जाता है, जो कि कहां का राजा है, किंग ऑफ इथाका। एंड हिज जर्नी होम आफ्टर द फॉल ऑफ ट्रॉय, मतलब ट्रॉय के पतन के बाद में वो क्या उसकी जर्नी हुई है, क्या ट्रॉय ऑफ फॉल जब हुआ है यहाँ पे, मतलब सॉरी फॉल ऑफ ट्रॉय जब यहाँ पे हुआ है, जब ट्रॉय का पतन हुआ है, उसके बाद उसकी जर्नी स्टार्ट होती है घर जाने की। एंड हिज जर्नी टू रीच इथाका आफ्टर द 10 years ट्रोजन वॉर। अब ट्रोजन वॉर के 10 साल बाद वो अपने घर जाता है। इन हिज एब्सेंस इट इज अज्यूम्ड ओडिसिस हैज डाइड। अब जैसे उसकी एब्सेंस है वहां पे, है ना, उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे ओडिसिस मर गया हो। एंड हिज वाइफ पेनेलोप एंड सन टेलामेस, और उसकी वाइफ और जो टेलामेस उसका पुत्र है, उसको भी यही लगता है कि भाई पिताजी चल बसे, है ना, टाटा बाय बाय हो गए। मस्ट डील विद अ ग्रुप ऑफ अनरूली शीटर्स। अब जैसे ही उनके उनके माता को और उसके बच्चे को पता चला कि भाई वो खत्म हो गए हैं या समाप्त हो गए हैं, शांत हो गए हैं, तो फिर वहां पे क्या, तो फिर दूसरे लोगों ने उस पर क्या अटैक करना स्टार्ट कर दिया। दूसरे लोग उसके पास आने लगे। अब वो कैसे आने लगे, द मेंस्ट्रेस हु कमेट फॉर पेनेलोप्स हैंड इन मैरिज। अब कई लोग उसके पास आने लगे कि भाई पेनेलोप से वो शादी कर लें और उसका जो राज्य है वो हथिया लें, लेकिन पेनेलोप ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। क्यों नहीं किया, पेनेलोप एक बहुत ही ज्यादा संस्कारी घर की एक पुत्री मानी जा सकती है, ठीक है, उसने किसी को टच तक करने नहीं दिया। उसको विश्वास था कि उसका पति वापस आएगा, और फाइनली उसका पति जो यूलिसिस है, जिसको हम बोलते हैं रोमन मैथ में, और जिसको हम ओडिसिस बोलते हैं, वो फाइनली वापस आता है। और जब वो वापस आता है तो वो एक गरीब भिखारी का वेश धर के आ जाता है। और जब वो गरीब भिखारी का वेश धर के आता है तो कोई उसको पहचान नहीं पाता है राज्य में, केवल और केवल उसका डॉग पहचान लेता है, और एक औरत, एक महिला पहचान लेती है। फिर जब उसकी पत्नी पेनेलोप को ये पता चलता है कि उसको जब डाउट होता है कि हाँ ये मेरा पति हो सकता है ना, ये मेरा हस्बैंड हो सकता है, तो फिर वो क्या, तो फिर वो एक पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा देती है कि जिसने भी वो एक क्या बोलते हैं हम उसको, जैसे आपने देखा होगा रामायण जी में देखा होगा हम और आप लोगों ने, कि जब सीता स्वयंवर होता है ना, तो राम जी धनुष तोड़ते हैं, है ना, तो वही चीज वो भी करती है, स्वयंवर रचवाती है। वो एक स्वयंवर रचवाती है और उसमें बोलती है कि जिसने भी ये धनुष उठा लिया, मतलब ओडिसी का धनुष उठा लिया जिसने भी, ओडिसिस का, और इसने तमंचा चढ़ाकर और कुल्हाड़ियों के बीच से अगर टू द पॉइंट मारा तो मैं उससे शादी कर लूंगी। तो बहुत सारे राजा आते हैं लेकिन कोई नहीं कर पाता, लेकिन वो गरीब भिखारी आता है तो वो उठा लेता है, फिर वो अपना परिचय देता है। तो जो लोग भी फिर उसके आगे आते हैं, जो लोग भी ओडिसिस के सामने आते हैं, फिर वो तीर कमान उनकी तरफ भी दिखा देता है। इससे फिर धीरे धीरे चीजें बदल जाती हैं, ओडिसिस अपने राज्य में पहुंच जाता है ना। ये ओडिसिस की कहानी रही। अब अगर हम आगे बात करें, जॉर्ज चैंपियन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, है ना। अब जो जॉर्ज चैंपियन है, उन्होंने 1616 में इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट किया है ओडिसिस को। इट इज रिटन इन डेक्टालिक हेक्सामीटर। अब वो किसमें, डेक्टालिक हेक्सामीटर में लिखी हुई है। इट इज अ सीक्वल टू द इलियड। ये इलियड का क्या बताया गया है, सीक्वल बताया गया है। क्लियर है, इतनी चीजें सबको समझ में आई। चलिए, तो हम बिना कोई बात के और अपने आगे के पेज पे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इलियड के बारे में। इलियड क्या है, इलियड refers as the song of Ilion, referred as the song of Ilion और song of Ilium, ठीक है। अब ये सॉन्ग इलियन और इलियम के बेस पर रेफर्ड किया गया है। इट इज एन एंशिएंट ग्रीक एपिक पोएम, और ये कौन सी, एक प्राचीन यूनानी महाकाव्य की पोएम है जो कि डेक्टालिक हेक्सामीटर में लिखी गई है। सेट ड्यूरिंग ट्रोजन वॉर, ठीक है। कब सेट हुई है, ड्यूरिंग ट्रोजन वॉर के समय पे, बिटवीन द किंग ऑफ एगामेमनन, जो किंग एगामेमनन हुए हैं, और द वॉरियर एक्लीस हुए हैं, ठीक है। जब इन दोनों के मध्य में क्या, बिटवीन ड्यूरिंग ट्रोजन वॉर, जो ट्रोजन वॉर चल रही थी, ठीक है, तब ये इलियड पोएम लिखी गई थी। और इसकी लाइन कितनी है, 15,693 इसकी लाइन है ना।
होमेरिक हेम। अब अगर हम होमेरिक हेम के बारे में बात करें तो इसका कलेक्शन कितना है? इसका कलेक्शन है 33 एनोनिमस एंशिएंट ग्रीक हेम सेलिब्रेटिंग इंडिविजुअल गॉड इन डेक्टालिक हेक्सामीटर। डेक्टालिक हेक्सामीटर में जो हमारे इंडिविजुअल गॉड रहे हैं उनको उन्होंने सेलिब्रेट किया है, और इनका जो संग्रह है वो कितने का है? 33 एंशिएंट ग्रीक का। कितना? 33 पोएम्स का है। अब अगर हम बात करें एपिक साइकिल की, तो एपिक साइकिल में क्या बताया गया? अ कलेक्शन ऑफ एंशिएंट ग्रीक एपिक, है ना। और यहाँ पे प्राचीन यूनानियों का ग्रीक एपिक बताया गया है, एंशिएंट ग्रीक एपिक दैट रिलेट द स्टोरी ऑफ ट्रोजन वॉर। ये भी किससे रिलेट करता है? ट्रोजन वॉर से, विच इंक्लूड, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है? द साइप्रिया, द एथोपल्स एंड द सो कॉल्ड लिटिल इलियड, है ना। और आगे जो वर्ड आपको दिए गए हैं आप इनका प्रोनाउंसिएशन जरूर करेंगे, है ना। इल्यूपरेसिस, द नॉस्टोई एंड द टेलेगोनी इन डेक्टालिक हेक्सामीटर। ठीक है, किसमें दिए गए हैं? ये डेक्टालिक हेक्सामीटर में दिए गए। ठीक है, तो दोस्तों आज की हमारी जो क्लास थी वो होमर की थी, तो आई थिंक होमर सबको समझ में आ गया होगा। और सभी लोग, आप लोग क्या करें दोस्तों, जितने भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और उनसे नोट्स प्रिपेयर करने के लिए बोले। आपको जो कंटेंट मैं प्रोवाइड करा रहा हूं इसका प्रॉपर में आप लोग नोट्स बना सकते हैं। और जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं, जिससे हम उसको आगे आप लोगों तक फिर वो चीजें पहुंचा पाए। ठीक है, तो आज हमने क्या कंप्लीट किया? आज हमने एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर कंप्लीट कर लिया भाई। लो भाई, आज हमने एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर कवर कर लिया। अब एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर हमने जो कवर किया है, ठीक है, अब आगे जो हमारा नया चैप्टर रहने वाला है, आगे जो हमारा नया चैप्टर रहने वाला है वो ब्रिटिश हिस्ट्री रहने वाली है भाई। वो क्या रहने वाली है? ब्रिटिश हिस्ट्री रहने वाली है। और ब्रिटिश हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो आपका जो पहला चैप्टर रहेगा ब्रिटिश हिस्ट्री में, आपके टोटल फर्स्ट चैप्टर से लेके 193 चैप्टर रहेंगे, जो कि पूरे आपके यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जाएंगे। एक भी पैसा नहीं लगेगा उसका, डिटेल्ड वाइज एनालिसिस किया जाएगा, प्रॉपर वे में सभी लोग नोट्स बनाते चलें। इसलिए मैं बोल रहा हूं जिन दोस्तों के पास में ये वीडियो नहीं जा पा रही है उन तक आप लोग ये वीडियो पहुंचाएं। और रही बात आपके री एग्जाम की और आप लोग बात सुन ले भाई। अगर हम बात करते हैं री एग्जाम की, अगर हम री एग्जाम की बात करते हैं तो री एग्जाम आपका अगस्त से लेके सितंबर में होना है भाई। अगस्त के लास्ट वीक में, अगस्त लास्ट वीक और सितंबर फर्स्ट वीक, और सितंबर फर्स्ट वीक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे आपकी लास्ट जुलाई से, मतलब अगर हम बात करते हैं 2 अगस्त से, 2 अगस्त से आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन आ जाएगा यूट्यूब पर, जिसमें आपके PYQ करवाए जाएंगे। जिसमें क्या करवाए जाएंगे? PYQ करवाए जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो PYQ की बिल्कुल सीरीज आपके सामने होगी वो, और उसमें लगभग आपको नहीं तो कम से कम 50 क्लासेस करवाई जाएंगी कंप्लीट। कम से कम 50 क्लासेस आपकी रहेंगी जिसमें पूरे के पूरे PYQ रहेंगे, और एक क्लास में लगभग 100 क्वेश्चन रहेंगे भाई, है ना। 100 प्लस रखेंगे, लगभग 200 भी हो सकते हैं। तो आप लोगों के लिए बेस्ट मटेरियल लेके आ रहा हूं दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा आप लोग जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, है ना। तो चलिए हम आज की क्लास को इतनी ही रखते हैं, बाकी की जो चीजें रहेंगी वो हम अगले सेशन में कराएंगे। और UGC नेट के लिए हमें क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में भी हम बताएंगे इंग्लिश से रिलेटेड। चलिए तो मिलते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं। थैंक यू टू ऑल, हैव अ गुड डे।